हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉट नेट डिकोडेड। जैसे कि आप लोगों को पता है, वी आर कवरिंग टॉप 10 टॉपिक्स इन डॉट नेट एंड दिस इज थर्ड video of that series. So today we will be covering web API, जिसमें हम web API क्या होता है, राउटिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलर्स, मॉडल बाइंडिंग, स्टेटस कोड, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। So let's start with first slide. What is ASP.NET Core Web API? तो इट इज बेसिकली अ वेब एपीआई विच अलाउज, क्या काम करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर एचटीटीपी। बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशन को अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जो कि डेटा एक्सपोज करती है, एंड फंक्शनलिटी भी यूजिंग एचटीटीपी एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं वो नथिंग बट मेथड नेम्स होते हैं जो आपने कंट्रोलर में लिखे होते हैं। ठीक है, so it is basically web API क्या होता है? It is a set of rules and protocols for building and accessing APIs over the web. कुछ rules होते हैं कि आप कैसे आपका basically API लिखोगे, कैसे उसको बिल्ड करोगे, कैसे एक्सेस करोगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेब एपीआई। ठीक है, उसमें आते हैं रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसके जो एपीआईज होते हैं वो रेस्ट स्टाइल आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जिसमें हम एचटीटीपी मेथड्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड स्टेटस कोड्स यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम रेस्ट। इसमें स्टेटलेस होता है क्योंकि कुछ भी सर्वर के एंड पे स्टेट स्टोर नहीं होती है, सारी जो स्टेट्स होती है वो क्लाइंट एंड पे स्टोर होती है। ठीक है, इसमें जो डेटा फॉर्मेट होता है, बेसिकली जो आउटपुट एक्सचेंज होता है, जो एपीआई का जो रिजल्ट होता है वो मोस्टली ना जेसन फॉर्मेट में होता है। इसमें मैंडेट नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जेसन फॉर्मेट। आप एक्सएमएल जो भी आपका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके से भी उस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रियल वर्ल्ड यूजेस अगर आप देखते हो कि कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय वेब एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशन, एसपीएस, थर्ड पार्टी सर्विसेज, आईओटी सर्विसेज एंड मोर। मोस्ट ऑफ जगह पे ASP.NET कोर वेब एपीआई यूज होते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ वेब एपीआई वर्क्स, कैसे काम करता है। तो फर्स्ट सपोज दिस इज योर क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट में क्या आएगा? बेसिकली एंड यूजर, जो कि हो सकता है एक वेब ऐप यूज कर रहा है या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा है या फिर कोई अदर सर्विस। तो बेसिकली फ्रंट एंड जब हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट से वेब एपीआई को रिक्वेस्ट शेयर करता है, जिसमें हमने सारे एपीआई लिखे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ASP.NET कोर एपीआई। एपीआई क्या करता है? आगे रिक्वेस्ट भेजता है, कहाँ पे भेजता है? सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर में क्या होता है? डेटाबेस भी हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल सर्विस भी हो सकती है। ये रिस्पॉन्स रिटर्न होता है फिर से ASP.NET कोर वेब एपीआई को, एंड यहाँ से HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न होता है आपके क्लाइंट को। ये किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है? बेसिकली ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग जेसन डेटा। ठीक है, तो जो भी आपके पास आउटपुट या रिस्पॉन्स शेयर होता है वेब एपीआई से, वो जेसन फॉर्मेट में क्लाइंट को शेयर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्लाइंट, वेब एपीआई एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसमें की पॉइंट्स क्या है जो आपको ध्यान में रखने हैं? वो है कि वेब एपीआई एक्सपोजेस एंड पॉइंट यूआरएल टू परफॉर्म ऑपरेशन। इसमें हम एचटीटीपी मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। इट रिटर्न्स डेटा इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइक जेसन। इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट वेट है, स्केलेबल है, इजी टू इंटीग्रेट है, इसके एडवांटेजेस है। एंड पावरिंग मॉडर्न एप्स विद डिजिटल एक्सपीरियंस। बेसिकली एडवांस वेब ऐप मतलब डेवलपमेंट के लिए वेब एपीआई यूज होती है। जब भी आप किसी एपीआई को वेब एपीआई बोलते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से वैलिडेशन वगैरह करता है। ओके, नेक्स्ट इज HTTP मेथड्स। ठीक है, तो HTTP मेथड्स क्या होती है, कौन सी होती है, ये अभी हम देखेंगे। तो HTTP मेथड डिफाइन द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द रिसोर्स। तो आपकी जो भी रिसोर्स है, मतलब जो भी एपीआई है, उस पे किस तरीके का ऑपरेशन आपको करना है, वो HTTP मेथड्स में डिफाइन होता है। तो टोटल कॉमनली यूज 5 HTTP मेथड्स होती है। फर्स्ट इज गेट, जैसे कि नेम बताता है, गेट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। अगर आपको सर्वर से कुछ डेटा पुल करना है तो आप गेट यूज करोगे। पोस्ट कब होता है? जब आपको कोई रिसोर्स क्रिएट करना होता है सर्वर पे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल से मुझे डेटा
सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको गेट एपीआई बोलूंगी, एचटीटीपी मेथड। अगर मुझे कोई एम्प्लॉय नया क्रिएट करना है, मतलब कोई एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है, तो आई विल यूज पोस्ट। ठीक है। सिमिलर लाइन पे पुट कब यूज होता है, जब मुझे अपडेट करना है, रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स कंप्लीटली, मतलब मुझे एम्प्लॉय का कंप्लीट डेटा ही अपडेट करना है, तो आई विल यूज पुट। पैच भी होता है। पैच क्या करता है, पार्शियल अपडेट करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, मतलब मुझे एम्प्लॉय की बस लोकेशन अपडेट करनी है, देन आई विल मार्क माई एचटीटीपी मेथड एज एचटीटीपी पैच। और उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट क्या करता है, डिलीट अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर, मतलब परमानेंटली अगर आपको कोई रिसोर्स हटाना है, जैसे मुझे एम्प्लॉय डिलीट ही करना है डेटाबेस से, या फिर वो रिमूव ही करना है अपने बैकएंड से, तो मैं डिलीट करूंगी। ठीक है। तो आप पुट एंड पैच में कंफ्यूज हो सकते हो, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जस्ट टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज। तो पुट एंड पैच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों भी अपडेट करते हैं, बट पुट क्या करता है, इट रिप्लेसेस द एंटायर रिसोर्स, वेयर एज पैच क्या करता है, अपडेट ओनली द स्पेसिफाइड फील्ड्स। जो भी आपने स्पेसिफाई किया है उतनी ही फील्ड्स अपडेट होती है। इफ द रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इट कैन बी क्रिएटेड। अगर रिसोर्स जो आप बोल रहे हो पुट में, मतलब आप बोल रहे हो किसी रिसोर्स को अपडेट करो, रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो वो क्रिएट कैन बी क्रिएटेड। इफ द रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इट इज कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्यों नहीं, आप अगर सोचो, पुट में क्या होता है, एंटायर रिसोर्स होता है, पैच में बस स्पेसिफाइड फील्ड्स होती है। तो अगर कोई रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो पुट से वो बना सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी फील्ड्स अवेलेबल है, बट पैच में वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्पेसिफाइड फील्ड से उसको अपडेट करने के लिए बोला है, तो आपके पास सारी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। रिक्वायर्स द कंप्लीट रिसोर्स डेटा इन रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या होता है, आपको अपडेट करते टाइम सारा जो भी एम्प्लॉय के जितने भी, मान लो 5 10 कितने भी एट्रीब्यूट्स है, उतने सारे स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। पैच में यू ओनली रिक्वायर्स ओनली टू अपडेट डेट, मतलब जितने भी फील्ड्स आपको अपडेट करने होते हैं उतने ही आप स्पेसिफाई करोगे। इसको ऐसे ध्यान में रखना, पैच मतलब जब जब भी हम मान लो अगर किसी वॉल का कलर निकल जाता है, तो हम वहाँ पे पैचिंग करते हैं, तो हम पूरी वॉल अब पेंट नहीं करते, हम बस उसको पैच करते हैं, मतलब उसी छोटे एरिया को ठीक करते हैं। तो इसी तरीके से पुट सारा रिसोर्स अपडेट करता है, पैच बस स्पेसिफिक फील्ड्स अपडेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली राउटिंग इन ASP.NET Core वेब एपीआई। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट राउटिंग आप कहीं पे भी नेविगेट नहीं कर पाओगे, कोई फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें राउटिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या होता है, इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को करेक्ट एपीआई एक्शन के साथ मैप करने का काम राउटिंग करता है। राउटिंग मतलब क्या, मान लो जो भी रूट मैंने स्पेसिफाई किया है, जो भी रिक्वेस्ट में मैंने डाला है, वो करेक्ट HTTP एक्शन मेथड, मतलब इसका करेक्ट एपीआई कौन सा है, ये राउटिंग डिसाइड करता है। रिक्वेस्ट का फ्लो कैसे होता है, फर्स्ट क्लाइंट से अपने पास रिक्वेस्ट आती है, राउटिंग डिसाइड करता है कि कौन से कंट्रोलर की किस मेथड को कॉल देना है। ठीक है। तो देन कम्स कंट्रोलर इन पिक्चर, एंड कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। मान लो कोई बिजनेस लॉजिक हो, कोई डेटा पुल करना है डेटाबेस से, वो सारी फंक्शनलिटी कंट्रोलर कॉल देके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो रिस्पॉन्स बाद में शेयर होता है। तो दिस इज हाउ रिक्वेस्ट फ्लोज। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग होती है। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट राउटिंग। एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, जहाँ पे हम रूट कैसे स्पेसिफाई करते हैं, API/कंट्रोलर, मतलब API फिक्स्ड आपके रूट में लिख के आएगा, देन योर कंट्रोलर हम चेंज। जैसे मेरा अगर एम्प्लॉयज का कंट्रोलर है, तो मैं क्या पास करूंगी, जो भी आपका बेसिकली URL होगा, जैसे मान लो localhost.com या localhost.in, या फिर जो भी पोर्ट नंबर के साथ हो, उसके आगे लगेगा /API/employees। ठीक है। इस तरीके से एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। देन कम्स रूट पैरामीटर। रूट पैरामीटर क्या है, मतलब रूट में पैरामीटर, रूट जो भी आपको जब भी रिक्वेस्ट आएगी, तो रिक्वेस्ट में आपको अगर पैरामीटर भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे। तो गेट, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था, तो गेट के आगे जो भी URL है, उसके आगे आप कैसे एक्सेस करोगे, /API/employee/101। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 101 आईडी वाले एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो इसका ये मतलब रीड कैसे होता है, एम्प्लॉयज के कंट्रोलर में बेसिकली गेट मेथड को कॉल दो, जो कि 101 एम्प्लॉय का डेटा मुझे रिटर्न करे। ठीक है। देन कम्स क्वेरी पैरामीटर, मतलब क्वेरी में ही आप उसका पैरामीटर भेज रहे हो।
जैसे सिमिलर लाइन पे ही है, बस यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस पैरामीटर का डेटा भेज रहे हैं, जैसे गेट स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉयज, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि डिपार्टमेंट इज एचआर। यहाँ पे मैंने नहीं बताया था कि आईडी इज 101, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो एचआर है, तो वो इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर पास होता है। जब ये एक्चुअली रीड होता है वो ऐसे होता है कि एम्प्लॉयज के कंट्रोलर की गेट मेथड को मुझे डिपार्टमेंट एचआर भेजना है, उसका मतलब पैरामीटर की वैल्यू। ठीक है। देन कम्स रेस्टफुल यूआरएल के एग्जांपल, बेसिकली मतलब बेसिकली हाउ यू शुड राइट करेक्ट रेस्टफुल यूआरएल्स। जैसे आप एपीआई स्लैश एम्प्लॉय लिखोगे, बाय डिफॉल्ट आपका गेट एम्प्लॉय को कॉल जाएगा, बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो समझ में आ जाते कि ये मेथड कर क्या रही है। देन कम्स स्लैश एपीआई एम्प्लॉय स्लैश 101, तो मुझे 101 एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, अगर वो एपीआई गेट है, अगर वो डिलीट है तो इसको डिलीट करो, इस तरीके से वो है। अवॉइड क्या करना है, गेट एम्प्लॉयज डिलीट एम्प्लॉयज ऐसे नेम्स नहीं देने। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप लोग प्रोजेक्ट का ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिसाइड होता है उसी तरीके से आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। ठीक है। सो राउटिंग हेल्प्स टू क्रिएट क्लीन रीडेबल एंड रेस्टफुल एपीआई। इस तरीके से राउटिंग अपने को क्या करता है, एक वे देता है कि आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट टू रिस्पॉन्स तक कैसे प्रोसेस होगी। ओके। नेक्स्ट इज कंट्रोलर्स एंड एक्शन मेथड्स, क्योंकि कंट्रोलर इज लाइक हार्ट ऑफ डॉट नेट। ठीक है। तो कंट्रोलर क्या होता है, क्योंकि इट इज द एंट्री पॉइंट, मतलब दो प्रोग्राम डॉट सी एस एंट्री पॉइंट होता है, बट एक्चुअल जो कॉलिंग फंक्शनलिटी एग्जीक्यूशन होता है वो कंट्रोलर लेवल पे होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कंट्रोलर क्या होता है। What is controller? A controller handles incoming request and return response. सिंपल उसका काम क्या है, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस करो और रिस्पॉन्स रिटर्न करो। दिस इज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ कंट्रोलर। ठीक है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किए थे, दीज आर एक्शन मेथड्स, जो कि गेट होती है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच, डिलीट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि इनका काम कैसे होता है। जब भी मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए मैं ऐसे करूंगी, जब मुझे स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए मैं उसको ऐसे पास करूंगी, अगर क्रिएट करना है तो डिलीट करना है, पार्शियल अपडेट करना है, जैसे भी आपको, तो आपको उस तरीके से एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो एपीआई कंट्रोलर एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप कोड में देखोगे तो आप जब भी कोई कंट्रोलर बना रहे हो, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर है, उसके ऊपर मैं पहले तो रूट स्पेसिफाई करती हूँ कि कैसे मैं इसकी बेसिकली कॉल कैसे जाएगा, एपीआई स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश आपका एपीआई नेम ऐसे जाएगा, और ये एपीआई कंट्रोलर है ऐसा मैं बता रही हूँ। जब भी आप स्पेसिफाई करते हो ना कि मेरा एम्प्लॉयज कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर है, वो एपीआई डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है, ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन होता है, मतलब वो खुद इनबिल्ट अपने आप से वो बेसिकली मॉडल वैलिडेशन करता है, बेटर एरर रिस्पॉन्स देता है, तो नॉर्मल कंट्रोलर स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए एपीआई कंट्रोलर, इसलिए हम वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। देन एक्शन मेथड रिटर्न टाइप्स, तो बेसिकली ये जो आपने कंट्रोलर की मेथड्स लिखी होती है वो सारी यहाँ पे आ जाती है कंट्रोलर के अंदर। तो आपके पास रिटर्न टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपके पास आई एक्शन रिजल्ट हो सकता है या फिर एक्शन रिजल्ट टी हो सकता है। टी मतलब क्या, जेनरिक। तो ये क्या करता है, रिटर्न डिफरेंट रिजल्ट सेट, आई एक्शन रिजल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट रिटर्न कर सकता है रिजल्ट टाइप, और एक्शन रिजल्ट क्या करता है, डेटा भी रिटर्न करता है और स्टेटस कोड भी रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी जो गेट मेथड है वो आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रही है, मतलब इसका रिटर्न टाइप अगर देखोगे तो आई एक्शन रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं ओके स्टेटस कोड के साथ एम्प्लॉय का डेटा भेज रही हूँ, तो मैं ओके भेज सकती हूँ। कौन से कॉमन रिजल्ट्स होते हैं जो कि मैं रिटर्न कर सकती हूँ, मैं या तो ओके डेटा भेज सकती हूँ, इसका मतलब क्या है 200, मतलब वैलिड डेटा, मतलब प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ है, सक्सेस है, तो हम 200 भेजते हैं। अगर मैं क्रिएटेड यूआरएल और डेटा भेजूंगी उसका मतलब होता है रिसोर्स क्रिएट हुआ है। बेसिकली रिटर्न में आप क्या क्या भेज सकते हो रिजल्ट में, वो है नो कंटेंट, मतलब क्या, 2 not 4, मतलब सक्सेस है बट डेटा नहीं है। आप बैड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, 400 बैड रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट ही इनवैलिड है, या फिर नॉट फाउंड मतलब 4 not 4, ये तो आपको बहुत बार आया होगा। 4 not 4 मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड, जब भी आप गलत यूआरएल देते हो वो नॉट फाउंड में चला जाता है, बेसिकली 4 not 4 रिटर्न होता है। तो ये इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डिफरेंट रिजल्ट सेट, मतलब एक ही आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप सेम है, बट आप उसमें इतने टाइप का डेटा सेट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड को बेसिकली काम करती है इन ASP.NET Core वेब एपीआई।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मॉडल बाइंडिंग इन ASP डॉट नेट कोर वेब एपीआई। क्या होती है मॉडल बाइंडिंग, देखते हैं। So model binding is the process of converting incoming request into C# objects automatically. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आप उसको सी शार्प ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो क्या होता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम सी शार्प के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब सी शार्प का एक क्लास होता है, उसमें हम थोड़े से एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है सी शार्प ऑब्जेक्ट में। इसको हम बोलते हैं मॉडल बाइंडिंग। मतलब जो भी आपने मॉडल बनाया है और जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है उसका डेटा मैप हो जाता है। कैसे काम करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डेटा आ रहा है वो मॉडल बाइंडिंग में बाइंड होता है और फिर एक्शन मेथड पैरामीटर्स में वो पास होता है। मतलब ऑटोमेटिकली वो बाइंड हो रहा है और एक्शन मेथड को पास हो रहा है। इस तरीके से मॉडल बाइंडिंग काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। बाइंडिंग सोर्सेस क्या क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कम्स फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी क्या होता है, बाइंड्स द डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी यूज्ड विद पोस्ट पुट पैच। मतलब रिक्वेस्ट बॉडी में ही आप उसको डेटा स्पेसिफाई करते हो। जैसे मान लो अगर मैं पोस्ट मेथड यूज करी हूँ और मेरे पास है एपीआई का एम्प्लॉयज कंट्रोल, बेसिकली एपीआई का एम्प्लॉयज एंड पॉइंट। मैंने इसको बोला कि नेम इज जॉन एंड सैलरी इज 50,000। तो ये मेरा एक्चुअली डेटा है, रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वेस्ट में ये डेटा जाएगा। तो वो ऐसे हमें बेसिकली फ्रॉम बॉडी में आप कैच कर सकते हो यूजिंग एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय। इस तरीके से आप अपना एक्शन पैरामीटर भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फ्रॉम रूट एट्रीब्यूट। इट बाइंड्स द डेटा फ्रॉम रूट एट्रीब्यूट। मान लो अगर आपने उसको ऐसे ना भेज के डेटा, आपने उसको बस पास किया 101, तो वो क्या करेगा, फ्रॉम रूट से आईडी रीड करेगा 101। बेसिकली दीज आर डिफरेंट वेज हाउ यू कैन पास डेटा टू रिक्वेस्ट, ठीक है। देन कम्स फ्रॉम क्वेरी। फ्रॉम क्वेरी क्या है, बाइंड्स द डेटा फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। तो अगर आपने मान लो एपीआई के एम्प्लॉयज को कॉल दिया और आप क्वेरी स्ट्रिंग में हम ऐसे पास करते हैं क्वेश्चन मार्क, किसकी वैल्यू पास करिए हो, क्या वैल्यू है। सिमिलरली अगर दो वैल्यूज है तो एंड के साथ वो अपेंड होता है, एक्टिव एक कॉलम है और ट्रू उसकी वैल्यू है। बेसिकली डिपार्टमेंट एंड एक्टिव आर पैरामीटर्स एंड एचआर एंड ट्रू आर देयर वैल्यूज। इस तरीके से हम क्वेरी स्ट्रिंग में भेजते हैं। तो हम उसको रीड कैसे करेंगे, फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, ये जो अपना फर्स्ट एट्रीब्यूट, एंड फ्रॉम क्वेरी बुल एक्टिव, ये अपना सेकंड एट्रीब्यूट। इस तरीके से फ्रॉम क्वेरी यूज करके आप मॉडल बाइंडिंग कर सकते हो। देन कम्स फ्रॉम हेडर। तो ये क्या करता है, बाइंड्स द डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट हेडर। मतलब रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स में जो भी डेटा आता है अगर आपको उससे वो बाइंडिंग करना है तो आप फ्रॉम हेडर यूज कर सकते हो। मान लो ये अपनी सिंपल रिक्वेस्ट है, हेडर में आपको बियरर टोकन या फिर जैसे भी जिस भी टाइप में आपको रिक्वेस्ट गेट हो रही है हेडर में, आप वहां पे भेज रहे हो ABC123। तो जब आप फ्रॉम हेडर बोलोगे स्ट्रिंग ऑथराइजेशन, तो ये सारा जो भी आपने रिक्वेस्ट हेडर में भेजा है वो आपको यहाँ पे कैच हो जाएगा पैरामीटर में। एंड देन लास्ट वी हैव फ्रॉम कुकीज। तो ये क्या करता है, बाइंड्स द डेटा फ्रॉम कुकीज। तो ये कुकीज से डेटा बाइंड करता है। मान लो आपके पास एक्शन मेथड है गेट एपीआई एम्प्लॉयज, जहाँ पे आप कुकी में टोकन भेज रहे हो, टोकन की वैल्यू फॉर एग्जांपल ABC123 है। तो जब आप फ्रॉम कुकीज करोगे स्ट्रिंग टोकन, तो वो जो टोकन की ABC123 वैल्यू है ना, तो वो स्ट्रिंग टोकन के पैरामीटर में कैच हो जाएगी। इस तरीके से हम ASP.NET कोर में मॉडल बाइंडिंग करते हैं। बहुत यूजफुल होता है क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट में मोस्टली पैरामीटर डेटा भेजना ही पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। तो आपको इस तरीके से मॉडल बाइंडिंग करनी पड़ेगी। We have HTTP status codes in ASP.NET Core Web API। तो स्टेटस कोड क्या होता है, तो HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ एन एपीआई रिक्वेस्ट। मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद रिक्वेस्ट कैसे, मतलब सक्सेस थी, फेल थी, क्या हुआ, क्या इशू आया, ये आपको स्टेटस कोड से पता चलता है। तो रिजल्ट इंडिकेट करती है कि सक्सेस है, फेल्योर है, क्या है। कॉमनली यूज स्टेटस कोड क्या है, जब आपकी एपीआई 200 रिटर्न करते हैं इसका मतलब स्टेटस इज ओके, रिक्वेस्ट आपकी सक्सीड हुई है और आपका डेटा रिटर्न हुआ है। मान लो गेट ऑल एम्प्लॉयज, आपका डेटा रिटर्न हुआ, आपने बोला सक्सीडेड। 201 जब होता है जब आपका स्टेटस इज क्रिएटेड, मतलब अगर आपने कोई नया रिसोर्स क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट होगा तो आपको 201 रिटर्न होगा। देन कम्स 204, नो कंटेंट। मतलब जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेस तो हुई बट कोई डेटा रिटर्न नहीं हुआ।
ठीक है। देन कम्स 400, 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, आइदर रिक्वेस्ट इनवैलिड है या फिर वैलिडेशन एरर है। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है आपने भेजी नहीं है, कुछ गलत भेजा है, तो वो बैड रिक्वेस्ट होती है। देन कम्स, ये तो आप सबको पता होगा, 401 अनऑथराइज। अगर मान लो आपने अपने कंट्रोलर पे अथराइज एट्रीब्यूट रखा है और अथराइज में ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, तो वो 401 देगा। मतलब आप वैलिड रिसोर्स नहीं हो सिस्टम एक्सेस करने के लिए, या फिर आपके पास वैलिड यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, या फिर टोकन नहीं है, इस तरीके से आपको अनऑथराइज रिटर्न होगा। देन कम्स 403 मतलब फॉरबिडन। मतलब आप वैलिड यूजर तो हो बट आपको उस चीज का एक्सेस ही नहीं है। मतलब बेसिकली मैं मेरे पास एक घर का लॉक तो है, उसका चाबी तो है, बट एक रूम का मेरे पास एक्सेस नहीं है, मतलब मैं अलाउड ही नहीं हूँ उस रूम में जाने के लिए, तो आपको आएगा फॉरबिडन 403। ठीक है, ये डिफरेंस होता है 401 में और 403 में। देन कम्स 404, ये भी हमें कॉमनली एनकाउंटर होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं नॉट फाउंड। अगर आपने कोई गलत यूआरएल भेजा, कोई पैरामीटर मिसमैच हुआ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता एपीआई में, तो हमें आता है 404 रिसोर्स नॉट फाउंड। एंड देन कम्स 500 इंटरनल सर्वर एरर। मान लो आपकी रिक्वेस्ट प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुई, कुछ सर्वर साइड एक्सेप्शन आ गया, तो इस तरीके से आपको अनएक्सपेक्टेड सर्वर एरर का रिटर्न होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो कॉमनली यूज क्या होती है, 200 एक होता है, उसके बाद आता है 401 अनऑथराइज्ड, देन कम्स 404 नॉट फाउंड, एंड देन कम्स 500। ये हमें बहुत कॉमनली एनकाउंटर होती है जब भी हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है। देन स्टेटस कोड के क्लासेस भी होते हैं। जब आप टू से स्टार्ट करने वाले, मतलब टू के बाद कुछ भी, 2xx मतलब टू के बाद जो भी नंबर्स आते हैं फ्रॉम 200 टू 299, वो क्या होती है, रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली रिसीव होती है, अंडरस्टूड होती है और एक्सेप्टेड होती है। ठीक है। देन कम्स 4, जब भी आपका एरर कोड 4 से स्टार्ट होता है, मान लो 400 टू 499 के बीच में, तो रिक्वेस्ट कंटेंट्स बैड सिंटैक्स, कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय सर्वर, इस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हो। देन कम्स 5, जब भी रिक्वेस्ट आपकी 5 के साथ स्टार्ट होती है, 5 स्टेटस कोड के साथ, मतलब 500 के 599 के बीच में, तो सर्वर फेल टू वैलिड फुलफिल अ वैलिड रिक्वेस्ट। ठीक है। एंड देन जब आपके पास 1 से स्टार्ट होता है स्टेटस कोड, मतलब 100 से 199, तो रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, मतलब इंफॉर्मेशन कुछ अगर आपको रिटर्न करनी है तो वो इस स्टेटस कोड के साथ रिटर्न होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप कैसे डेटा रिस्पॉन्स में भेज सकते हो, स्टेटस कोड इज 201 मतलब क्रिएटेड, मैसेज क्या दे रहे हो आप, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और क्या आपने किस डेटा के साथ एम्प्लॉय का क्रिएट किया है, आईडी ये दिया है, नेम ये दिया है, सैलरी इतनी दी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटस कोड यूज करते हो ASP.NET Core वेब एपीआईज में। तो दिस इज क्विक रिकैप एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। हमने जो भी थ्रू आउट वीडियो में देखे हैं, कवर किए, वही मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। आप एक बार रिवाइज करो कि आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन स्पेसिफाइड है आपको उसके आंसर्स आते हैं क्या। फिर भी अगर आपको कुछ वेब एपीआई रिलेटेड डाउट है, कुछ ऐसे लगता है कि कोई और सब टॉपिक इसका पार्ट होना चाहिए जो मिस हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली उसको कवर करूंगी। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपके कुछ सजेशंस भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड, हम बाकी भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।